हेलो मेरे भाई, नमस्कार आप सभी को। मैं सरवर चौहान आपका इलाहाबाद एकेडमी पर स्वागत करता हूं। मेरा भाई, मैं आपके लिए एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं सामान्य हिंदी का। जो यूपी पुलिस वाले स्टूडेंट्स हैं, जो री एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। अब आपके प्रैक्टिस सेट में चलाऊंगा, पूरी हिंदी के प्रैक्टिस सेट होंगे, आपके टॉपिक वाइज होंगे। सबसे बड़ी खासियत ये रहेगी, वो जो क्वेश्चन होंगे आपके, वो प्रीवियस पेपर में पूछे हुए होंगे। वो किसी न किसी एग्जाम में आपके आए हुए होंगे, जो रिपीटेड होते रहते हैं। क्योंकि सामान्य हिंदी में जो आपको मैं समझाने वाला हूँ, पहली खासियत वो प्रीवियस पेपर के होंगे। दूसरा पॉइंट आपका अच्छा ये होगा कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपके कराऊंगा, वो सारे के सारे मैं आपको समझा कर चलूंगा। प्रैक्टिस सेट में उसके कॉन्सेप्ट में आपको बताकर चलूंगा। ठीक है मेरे भाई। तो ये पहला टॉपिक हमने लिया है वर्णमाला का, क्योंकि हम आपको टॉपिक वाइज सारा का सारा प्रैक्टिस सेट कराएंगे। एक टॉपिक से जितनी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, एग्जामिनर ने किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। आप रोजाना प्रैक्टिस सेट लगाए और हमारे साथ जुड़े रहें। हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं मैं मेरे भाई। वर्णमाला टॉपिक मैंने लिया है, वर्णमाला का पहला प्रैक्टिस सेट है। तो इसलिए मेरे साथ जुड़े रहे सभी स्टूडेंट, अंत तक ये वीडियो देखिएगा, आपका पूरा एक टॉपिक वर्णमाला का तैयार हो जाएगा मेरे भाई, है ना। चलिए, जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है मेरे भाई। चलिए, पहला हम प्रैक्टिस सेट लेते हैं वर्णमाला का। क्वेश्चन है हमारा, पहला नंबर क्वेश्चन है। देखिए, टीजीटी परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है 2009 में। क्वेश्चन नंबर पहला ही है हमारा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए मेरे भाई, मैं आपको समझाता हूँ वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला एक समूह होता है वर्णों का, लेकिन समूह तो कई तरीके से हो सकते हैं वर्णों के। अगर वर्णमाला को वर्णों का समूह कहेंगे, ये बात गलत होगी। सही बात ये होगी, वर्णमाला जो होता है वर्णों का व्यवस्थित समूह या क्रमबद्ध समूह होता है। देखिए मेरे भाई, आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाए, ऑप्शन आपको ये भी मिल सकते हैं, वर्णों का समूह, ये चीज गलत है। हम कहेंगे वर्णों का व्यवस्थित समूह। कौन सा? वर्णों का व्यवस्थित समूह। कौन सा होगा? वर्णों का व्यवस्थित समूह होगा। या फिर एक इसका आंसर आपको ऑप्शन ये भी मिल सकता है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह। क्रमबद्ध समूह, ये बात भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो व्यवस्थित होता है, व्यवस्थित को ही हम क्रमबद्ध कहते हैं, जो क्रम से आया हो। वर्णों का समूह, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी आपकी, ये नहीं होगा। जैसे इसमें दिया है शब्द समूह को, शब्दों के समूह को कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे मेरे भाई, शब्दों के समूह को बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। वर्णों के संकलन को नहीं कहेंगे, क्योंकि वर्णों का संकलन तो सारा है, इकट्ठा करना। वर्णों तो जैसे छोटा आ से लेकर के अज्ञे ज्ञानी तक, लेकिन जो क्रम से आया हो, जैसे छोटा आ के बाद बड़ा आ, बड़ा आ के बाद छोटी, जैसे देखिएगा, ये अगर मैं आपसे कहूं छोटा आ, बड़ा आ, है ना, छोटी ई, बड़ी ई, ये क्रम से आया है, इसलिए हम कहते हैं क्रम से। इस प्रकार अज्ञे ज्ञानी तक जो लिया गया है, तो छोटा आ से लेकर अज्ञे ज्ञानी तक जो क्रम से लिया गया है, व्यवस्था के अनुसार लिया गया है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? वर्णों का समूह को हम कहते हैं वर्णमाला। ये बात भी बिल्कुल गलत होगी। शब्द गणना को शब्द की गणना करना, शब्द की क्या करना? काउंटिंग करना, गणना करना, बिल्कुल गलत बात होगी। इसमें लिखा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं, या फिर वर्णों के समुदाय को। वर्णों के समुदाय, अगर आपकी बात आएगी समुदाय से, तो वर्णों के समुदाय को भी हम क्या कहते हैं मेरे भाई? वर्णमाला कहते हैं। तो ये तीन शब्द आप याद कर लेना, जहां भी आपका ये पूछ लिया जाए कि वर्णमाला क्या कहते हैं, तो वर्णों का व्यवस्थित समूह, एक वर्णों का क्रमबद्ध समूह, एक वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ये तीनों के तीनों शब्द अपने माइंड में याद कर लीजिएगा। जहां भी आपको ये मिल जाए, वो हमारा बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। वर्णमाला किसे कहते हैं, वो वर्णमाला का कॉन्सेप्ट होगा मेरे भाई। ठीक है, तो कौन सा उत्तर हमारा सही है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा है ये, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। देखिए मेरे भाई, मैंने अभी आपको बताया था वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। मैंने आपको 2-3 बात बताई अभी। वर्णों के
व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। दूसरा, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, किसको मेरे भाई? क्रमबद्ध समूह को। और वर्णों के समुदाय को, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं मेरे भाई? वर्णमाला कहते हैं। ये चीज आप ध्यान से समझ लीजिएगा। जहां भी आपको ये तीन शब्द मिल जाए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, या वर्णों के समुदाय को, क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ये चीज आप बिल्कुल गौर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। देखिए मेरे भाई, आ गया समुदाय को, मैंने आपको बताया था। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, और वर्णों के समुदाय को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल नहीं कहेंगे, गलत। क्रिया भी गलत, अक्षर भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 19 जून 2018 का सेकंड पाली का पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई। गौर कर लीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपको, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ये तीन चीज याद रख लेगा। इनमें तीन में से कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछ सकता है, तो सीधा लगा देगा वर्णमाला। ठीक है मेरे भाई, यूपी पुलिस का सवाल था। फिर कहा है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? मेरे भाई, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन, यूपी ट्रिपल एससी ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 का पूछा हुआ सवाल है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? जरा मेरे भाई देखिए, मैं आपको बताता हूं व्यंजन। देखिए व्यंजन कितने होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। पहले व्यंजन, एक तो होते हैं हमारे वर्गीय व्यंजन। कौन से होते हैं? वर्गीय, या स्पर्श व्यंजन भी कह सकते हैं। कौन से? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हमारे मेरे भाई, वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। मैं आपको बता दूंगा वर्गीय व्यंजन कौन से होते हैं। देखिए 5 वर्ग होते हैं मेरे भाई। एक तो होता है का वर्ग, जिसमें हमारे आते हैं का, खा, गा, सॉरी, और अंगा। ये दूसरा हमारा है च वर्ग। वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से होते हैं। च वर्ग, फिर होता है टा वर्ग, फिर होता है तय वर्ग, और फिर होता है पै वर्ग। ये होते हैं 25 वर्गीय व्यंजन। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया है, जरा देखिएगा क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। तो व्यंजन मेरे भाई कितने होते हैं? व्यंजन वो बताना है, मैं बताऊंगा कितने होते हैं। अभी एक बार मैंने आपको बताया, तो होते हैं वर्गीय व्यंजन, जिसको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। 25 होते हैं। ये एक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, और 5 वर्ग है। तो वर्गीय व्यंजन कितने आ गए मेरे भाई? 25 तो हो गए वर्गीय व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे मेरे भाई कितने? 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? ये, रे, ले और वे। कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन? या, रे, ले, वे। तो 4 तो अंतस्थ व्यंजन हो गए, और 4 होते हैं मेरे भाई ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं जरा देखिएगा।
चार ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, षटकोण, स और है। चार ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो व्यंजनों की कुल संख्या अगर आपसे पूछा जाए, व्यंजनों की कुल संख्या कितना होगा? 25 और 4 29 और 4 33। कुल आंसर आ जाएगा हमारा 33 हो जाएंगे, क्योंकि व्यंजनों में कौन कौन से काउंट होते हैं? तो वर्गीय व्यंजन काउंट होंगे जो कि 25 है, 5 वर्गों में बांटा गया है। अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे, लेवे 4 ये हो जाएंगे, और 4 ऊष्म व्यंजन आ जाएंगे मेरे भाई 4 ये। तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 33 हो जाएगी। तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा मेरे भाई? सबसे सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 33। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। चलिए, अगर समझ में आ रहा है मेरे भाई, वीडियो को लाइक करते रहना, ठीक है। देखिए, अगला सवाल है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या, यूपी ट्रिपल एससी राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद 2018 का सवाल है मेरे भाई। इसने कहा है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। मैं अभी आपको बता के गया हूं मेरे भाई, स्पर्श व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं। स्पर्श व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं मैंने आपको अभी अभी बताया। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, उन स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं स्पर्श व्यंजन को। स्पर्श व्यंजन को मेरे भाई क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी होते हैं। और वर्ग कितने होते हैं मेरे भाई? वर्ग होते हैं 5। एक हमारा होता है कौन सा? क वर्ग होता है। एक होता है हमारा च वर्ग। एक होता है हमारा ट वर्ग। एक होता है हमारा तय वर्ग। एक होता है हमारा पै वर्ग। 5 वर्ग होते हैं, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। क वर्ग में आते हैं हमारा ये हमारे 5 वर्ग होते हैं मेरे भाई। क वर्ग में हमारे ये आते हैं, च वर्ग में ये आते हैं, ट वर्ग में ये आते हैं, त वर्ग में आते हैं, पै वर्ग में आते हैं। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, और कुल 5 वर्ग हैं, तो कितने हो जाएंगे मेरे भाई? 25 हो जाएंगे। तो अगर आपसे वर्गीय व्यंजनों की संख्या पूछे या स्पर्श व्यंजनों की, इनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं और वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, तो कुल कितनी संख्या हो जाएगी मेरे भाई? 25 हो जाएगी। हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, मैंने आपके सामने लिख दिया है। ये हमारे टोटल कितना हुआ मेरे भाई? 25वां। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मंडी परिषद का पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। चलिए, अगला नंबर सवाल देखते हैं। केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 का सवाल है, कह रहा है हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? मेरे भाई बिल्कुल वही सवाल जो मैं आपको अभी अभी बता के गया था इससे पहले। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन पूछा है। देखिए, व्यंजन मैंने आपको बताता हूं, व्यंजन में हम कौन कौन से को काउंट करते हैं। व्यंजन में हम किस किस को काउंट करते हैं? व्यंजन में हम किस किस को काउंट करते हैं, जरा देखिए सभी स्टूडेंट। एक तो हम वर्गीय व्यंजन को काउंट करेंगे, या स्पर्श व्यंजन जिसको बोलते हैं। वर्गीय व्यंजन हमारे कितने होंगे मेरे भाई? वर्गीय व्यंजन मैं आपको अभी बता के गया हूं, वर्गीय व्यंजन हमारे होते हैं 25। कितने होते हैं? 25। तो वर्गीय व्यंजन हो गए हमारे। फिर हम किसको? अंतस्थ व्यंजन को काउंट करेंगे। किसको मेरे भाई? अंतस्थ व्यंजन को काउंट करेंगे। कितने होते हैं? 4। और फिर हम किसको काउंट करेंगे मेरे भाई? ऊष्म व्यंजन को। जो हमारे ऊष्म व्यंजन हो वो भी कितने होते हैं? 4। तो ये सब मिलाकर कौन कौन से? वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये सब मिलाकर के कुल कितना हुआ? 33 हुआ। ये हमारे काउंट होते हैं व्यंजन में। अगर आपसे व्यंजनों की संख्या पूछेगा तो कितनी आएगी मेरे भाई? 33 आएगी, जिसमें 25 वर्गीय व्यंजन होंगे, 4 अंतस्थ व्यंजन होंगे और 4 ऊष्म व्यंजन होंगे। 25 वर्गीय व्यंजन में आपको अभी बता के आया था, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में अंतस्थ व्यंजन मेरे भाई य, रे, ले और वे होंगे, ठीक है। और ऊष्म व्यंजन मेरे भाई होंगे श, और से और है।
ये हमारे होंगे। और 25 वर्गीय व्यंजन में इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बता के गया था वो, तो कुल कितने होंगे मेरे भाई? 33 होंगे। तो इसने पूछा हिंदी भाषा में कितने व्यंजन है, तो 33 है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाना। अगला नंबर सवाल है, बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2017 का सवाल है, कह रहा है हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं? बिल्कुल मैंने अभी अभी आपको बताया था कितने व्यंजन है मेरे भाई? 33 व्यंजन है अभी बता, जिसमें 25 हमारे वर्गीय व्यंजन होंगे, 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होंगे और 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होंगे। तो कुल कितने व्यंजन होंगे मेरे भाई? 33 होंगे। बिहार कांस्टेबल ने भी पूछ लिया यही सवाल, इसलिए सवाल रिपीटेड होते हैं मेरे भाई। डाटा जो तो कॉपी पेस्ट आता है, आप इसको समझ लीजिएगा एक बार, कॉन्सेप्ट आपका बन गया तो आप बिल्कुल भी गलत क्वेश्चन नहीं करके आएंगे परीक्षा में। चलिए अगला नंबर सवाल यूपी ट्रिपल एससी का है, मंडी परिषद में भी पूछा गया, केवीएस में भी पूछा गया और टीजीटी परीक्षा में भी पूछा गया। देखिए मेरे भाई, कहा गया भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई, देखिए मेरे भाई, एक होता है लघुत्तम इकाई भाषा की और एक होता है लघुत्तम सार्थक इकाई। सार्थक शब्द लगा दिया गया, कौन सी? सार्थक लघुत्तम इकाई। देखिए अगर मैं आपको बताऊं मेरे भाई, अगर आपसे कहेगा लघुत्तम इकाई, एक होता है लघुत्तम इकाई, एक होता है लघुत्तम सार्थक, सार्थक लघुत्तम इकाई, है ना? दोनों में फर्क है और दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। देखिए अगर आपसे कहेगा लघुत्तम इकाई, तो लघुत्तम इकाई जो होती है मेरे भाई वो होती है वर्ण। कौन सी होती है? अगर लघुत्तम इकाई की बात करेगा, लघुत्तम इकाई में कौन सी होगी मेरे भाई? वर्ण होगा। और अगर वो लघुत्तम सार्थक कहेगा, ये जो सार्थक शब्द लगेगा, सार्थक का मतलब है जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, जिसका कोई ना कोई अर्थ हो उसको कहेंगे सार्थक। अब ये जो वर्ण है ये अपने आप में स्वतंत्र होता है, ये अपने आप में क्या होता है? स्वतंत्र होता है। ठीक है, ये एक ध्वनि है, ये क्या होती है? एक ध्वनि होती है, लेकिन वर्णों से मिलकर बनता है शब्द। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारा एक शब्द है कमल, इसका कोई अर्थ है? जैसे कमल का एक फूल होता है, इसका क्या अर्थ है? कमल का एक फूल होता है। अगर मैं इसको लिख दूं कलम, कलम का भी अर्थ होता है, लिखने वाली चीज कलम होती है। अगर मैं इसको लिख दूं मलक, उल्टा करके इस प्रकार लिख दूं, इसका कोई अर्थ नहीं होता, ये हमारा निरर्थक शब्द हो गया। देखिए मेरे भाई, ये भी हमारा सार्थक शब्द है जिसका कोई ना कोई अर्थ है। ये भी हमारा कलम भी सार्थक शब्द है जिसका कोई अर्थ है। अगर मैं लेके मलक लिख दूं, इसका कोई अर्थ नहीं होता, ये निरर्थक शब्द कहते हैं इसको, इसलिए सार्थक शब्द नहीं है। तो सार्थक शब्द वो होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। तो सार्थक लघुत्तम इकाई जो होती है उसको हम कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं मेरे भाई? शब्द कहते हैं। जो भी सार्थक लघुत्तम इकाई कहते हैं, अगर आपसे लघुत्तम पूछेगा, सार्थक शब्द नहीं लगाएगा तो लगाएंगे वर्ण। लेकिन अगर आपसे सार्थक लघुत्तम कह दिया, लघुत्तम सार्थक शब्द कह दिया, सार्थक वो कह दिया उसका अर्थ, तो वो कौन सा होगा मेरे भाई? शब्द होगा। देखिए 3 बार ये पूछा गया सवाल इसमें, तो आंसर हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मेरे भाई। कौन सा? ऑप्शन ए शब्द। तो सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी होगी मेरे भाई? शब्द होगा, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, नवोदय विद्यालय ने पूछा है, टीजीटी ने भी पूछा है 2019 में, भाषा की सबसे छोटी इकाई। देखिए मैंने अभी आपसे बताया है, सबसे छोटी इकाई किसकी? भाषा की। मेरे भाई देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछा है, क्या होती है? मैंने अभी बताया था, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है मेरे भाई वो क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण। अगर वही भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, अगर वो सार्थक शब्द लगा देता मेरे भाई, अगर वो सार्थक शब्द लगा देता, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी होती है, तो फिर वही शब्द आता। सार्थक अगर लगेगा तो मेरे भाई शब्द आएगा, क्योंकि जिसका कोई ना कोई अर्थ हो उसे कहते हैं शब्द। अगर सार्थक नहीं जोड़ा गया, केवल सबसे छोटी इकाई या लघुत्तम इकाई आपसे पूछ ले, या तो सबसे छोटी बोल दे या लघुत्तम इकाई बोल दे, तो वर्ण हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। तो ऑप्शन हमारा होगा वर्ण इज द करेक्ट आंसर, भाषा की सबसे छोटी इकाई।
ठीक है मेरे भाई, चलिए। वीडियो परीक्षा 2023 का हाल ही का पूछा सवाल है मेरे भाई। 2023 परीक्षा में पूछा गया है वीडियो में। क्वेश्चन में कहा गया है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। वही क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको बताया था, भाषा की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी को लघुत्तम भी कहते हैं मेरे भाई। कभी कभी आपको लघुत्तम मिलेगा, कभी कभी मिलेगा सबसे छोटी इकाई। कौन सा होता है? वर्ण होता है। तो वीडियो में पूछा हुआ सवाल था, इसका आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? देखिए मेरे भाई, मैं आपको ये चीज भी बता देता हूं। हमारे आपको अभी अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे जो वर्गीय व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, उन्हीं को अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक बार मैं उसकी डिटेल आपको बताता हूँ। उसमें आपको मैं बता दूंगा तालव्य वर्ण भी बताऊंगा, कंठ्य व्यंजन कौन से होते हैं वो भी बताऊंगा मेरे भाई, दंत्य व्यंजन भी बताऊंगा, ठीक है, और मूर्धन्य व्यंजन भी बताऊंगा, और ओष्ठ्य व्यंजन भी बताऊंगा। तो जो हमारे वर्ग होते हैं, जो 5 वर्ग है, देखिए एक तो हमारा है क वर्ग, एक हमारा है च वर्ग, एक हमारा है ट वर्ग, एक है त वर्ग, एक है प वर्ग। ध्यान से समझना मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको यहाँ पे। देखिए जो हमारा क वर्ग होता है मेरे भाई, जो हमारा क वर्ग है उससे बोलते हैं हम कंठ्य व्यंजन। क्या बोलते हैं उसको? कंठ्य व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा च वर्ग होता है उसे हम बोलते हैं तालव्य व्यंजन। जो हमारा ट वर्ग होता है उसे हम बोलते हैं मूर्धन्य, या मूर्धा, मूर्धा भी आ जाए लिखा हुआ कभी कभी, मूर्धन्य व्यंजन। जो हमारा त वर्ग होता है उसे बोलते हैं हम दंत्य व्यंजन, और जो हमारा प वर्ग होता है उसे हम बोलते हैं ओष्ठ्य व्यंजन। अब जरा देखिए, ये जो हमारे 5 वर्ग हैं, इसको अलग अलग इसमें व्यंजनों में बांट दिया है। इसको हम कहेंगे का, खा, गा, घा, अंगा। ये जो 5 वर्ग हैं, पांचों के पांचों कंठ्य व्यंजन में जाएंगे। और जो च वर्ग आएगा पूरा, ये 5 वर्ण ये तालव्य व्यंजन में जाएंगे। जो ट वर्ग आएगा वो मूर्धन्य व्यंजन में या मूर्धा व्यंजन में जाएगा, और त वर्ग आएगा वो दंत्य व्यंजन में जाएगा, और जो प वर्ग आएगा वो ओष्ठ्य व्यंजन में जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन में ये कहा है निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? जो तालव्य वर्ण नहीं है, अब जरा देखिए मेरे भाई, तालव्य वर्ण कौन सा होता है? हमारा जो च वर्ग होता है वो हमारा तालव्य वर्ण होता है। अब चा, छा, जा, झा, अइया, ये जो है हमारे तालव्य वर्ण है। तो इसने कहा कि निम्न में से कौन सा नहीं है। देखिए चा भी हमारा है, चा भी हमारा तालव्य वर्ण है। उसने कहा कौन सा नहीं है? तो चा भी है, छा है, झा है, ये है। तो कौन सा नहीं है हमारा? ये जो क वर्ग है ये हमारा तालव्य वर्ण नहीं है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क जो चला जाएगा वो हमारा कंठ्य व्यंजन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये तालव्य वर्ण में नहीं है। बाकी चा, छा, जा, झा, देखिए ये यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला और यहाँ भी मिला। ये तीनों के तीनों किस में जाएंगे? ये तालव्य वर्ण में जाएंगे। क्वेश्चन में कहा तालव्य वर्ण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? का वर्ग हो जाएगा। ये जो हमारा का है ये हमारा किस में चला जाता है? कंठ्य व्यंजन में चला जाता है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यूपी पीसीएस सी सेट में पूछा था 2022 में मेरे भाई। अगला नंबर सवाल है, केवीएस में पूछा 2014 में, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? बड़ा प्यारा सवाल है मेरे भाई। देखिए स्वर बताऊंगा मैं आपको कैसे, अलग अलग वर्गों में भी बांट के दिखाऊंगा, अच्छे से समझ लीजिएगा।
हिंदी भाषा में जो आपसे स्वर पूछा, देखिए पहली तो बात, स्वर होते कितने हैं मेरे भाई? स्वर कितने होते हैं मैं आपको अभी बता देता हूं। एक तो होते हैं हमारे जो स्वर हैं वो होते हैं टोटल 11। कौन कौन से होते हैं देखिए, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटी ए, बड़ी ए, ओ, औ। कितने हो गए? 2, 4, 6, 7 और 4 ये 11। तो स्वर कितने हो गए मेरे भाई? 11 होते हैं। एक चीज तो ये क्वेश्चन में ये पूछा है हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। चलिए, कुछ बच्चे क्या 13 लगा के आते हैं। देखिए मेरे भाई, इसमें एक अलग से आते हैं आपको। एक तो आता है अंग, जिसको हम बोलते हैं अनुस्वार। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मेरे भाई अनुस्वार। इसको हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और एक हमारा ये है, इसको हम बोलते हैं विसर्ग। ये क्या होता है? विसर्ग। अगर हम इन दोनों को देखा जाए, इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? अयोग वहा बोलते हैं इनको। किसको क्या बोलते हैं? इनको अयोग वहा। ये ऐसे वर्ण हैं, इनको न तो स्वर बोलते और न ही व्यंजन बोलते। ये तो न तो स्वर में काउंट होते न व्यंजन में काउंट होते, ये अयोग वहा में काउंट होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग अयोग वहा में जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, स्वर केवल 11 होंगे न कि 13। कुछ व्यक्ति, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 11 + 2 करके 13 के लिख देते। 13 नहीं होंगे बिल्कुल, क्योंकि ये तो न तो ये स्वर में काउंट होते न ये व्यंजन में काउंट होते, ये केवल और केवल अयोग वाह होते हैं। तो कुल स्वरों की संख्या हमारी कितनी होती है? 11 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा। स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 11। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे भाई? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं मेरे भाई? 11 होते हैं। अब जरा देखिए, आपको यहाँ एक चीज और बता दूं मैं आपको, एक कॉन्सेप्ट जो बहुत कम बच्चे जानते होंगे। अगर इसमें आपसे पूछा जाए हरस स्वर कौन से हैं, देखिए मेरे भाई, कौन से हरस स्वर, इधर बता देते हैं। हरस स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं, और संयुक्त स्वर कौन से हैं। आपसे आगे चल के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनमें से 11 में से आपको पूछ लेगा कौन से ह्रस्व है, कौन से दीर्घ है और कौन से संयुक्त है। इनको भी अलग अलग बांट दिया मेरे भाई। देखिए, अगर मैं ह्रस्व स्वर की बात करता हूं, ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। सबसे कम समय उनके उच्चारण में लगता है, एक मात्रा का समय। उसको क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व माने होता है छोटा। जैसे एक तो हमारा आगा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये 4 हैं। ह्रस्व स्वर कितने हो गए मेरे भाई? 4। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, तो ह्रस्व स्वर कितने हो गए? 4। अब जरा अगर मैं कहूं दीर्घ स्वर की बात, दीर्घ स्वर का मतलब होता है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है जिनके उच्चारण करने में, उनको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। तो मेरे भाई, दीर्घ स्वर में कौन कौन सा आ जाएगा आपका? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। 3 आएंगे मेरे भाई, बिल्कुल। देखिए, ये 3 आएंगे आपके, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ किस में आ जाएंगे? दीर्घ स्वर में। और जो आते हैं हमारे संयुक्त स्वर, जो किसी 2 से मिलकर बने होते हैं, उनको कहते हैं संयुक्त स्वर। तो क्या होते हैं, कौन कौन से हो जाएंगे मेरे भाई? छोटी ए, बड़ी ए, ओ, औ। ये किस में चला जाएंगे? ये संयुक्त स्वर में चले जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। ये किस में चले जाएंगे? ये संयुक्त स्वर में चले जाएंगे। तो हमारे ये जो 11 स्वर थे, 11 को भी बांट दिया। 4 हमारे ह्रस्व स्वर आ गए, 3 हमारे दीर्घ स्वर, 7 और 4 हमारे संयुक्त स्वर आ गए मेरे भाई। और कुल स्वरों की संख्या मेरे भाई कितनी होगी? 11 ही हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर सवाल ये पूछा, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं?
हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं मेरे भाई, जरा मैं आपको बताता हूं। देखिए वर्ण टोटल हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं, एक बार मैं आपको समझा देता हूं कुल वर्ण कैसे कैसे काउंट होंगे। मेरे भाई मैंने आपको बताया था स्वर कितने हो जाएंगे, स्वर कितने हो गए मेरे भाई 11, स्वर कितने होंगे 11। अयोगवाह कितने होंगे 2, 2 अयोगवाह, 11 तो स्वर होंगे 2 अयोगवाह होंगे। व्यंजन कितने हैं 33, मैंने आपको पीछे बता चुका हूं 33 व्यंजन होंगे। और संयुक्त व्यंजन भी होते हैं मेरे भाई, कौन से संयुक्त व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। और द्विगुण व्यंजन होते हैं, कौन से द्विगुण व्यंजन, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कौन कौन से होते हैं। 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा था वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, तो मेरे भाई देखिए काउंट करिए, स्वर कितने होंगे 11, 2 होंगे अयोगवाह, 33 होंगे व्यंजन, 4 होंगे संयुक्त व्यंजन, 2 होंगे द्विगुण व्यंजन। तो कितने हो जाएंगे 11 2 13, 13 और 3 16, 16 और 30 कितने हो जाएंगे 46, 46 और 4 कितने होगा 50, 50 और 2 कितने होंगे मेरे भाई 52। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने कितने वर्ण होंगे मेरे भाई, कुल 52 वर्ण होते हैं इस प्रकार काउंट करके। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं मेरे भाई, ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। टीजीटी परीक्षा में, पीजीटी परीक्षा में पूछा था। अगला नंबर सवाल है व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं मेरे भाई, बड़ा अच्छा सवाल है। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को, अगर स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाते हैं तो उनके संयुक्त रूप को क्या कहते हैं मेरे भाई, जरा देखिए। जो स्वर होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उनके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती स्वर। अगर व्यंजन की बात करता हूं, व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों पर आश्रित होते हैं, यानी व्यंजन का उच्चारण करने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कोई भी व्यंजन अगर मैं लिखता हूं, जैसे अगर मैं का लिखता हूं या खा लिखता हूं या कोई भी, तो ये जो का है ये स्वर से मिलकर बना है। अगर इसमें कौन सा स्वर जुड़ा है, ये इसका संयुक्त रूप ये है, इस का संयुक्त रूप क्या है, हलंत लगेगा का पे, यानी आधा क हो जाएगा प्लस छोटा आ, यानी इसमें छोटा आ मिला हुआ है। किसी भी व्यंजन में एक स्वर होता है। तो जरा देखिए इसने कहा स्वर और व्यंजन के रूप को क्या कहते हैं मेरे भाई, इसको हम बोलेंगे अक्षर। क्या बोलेंगे, अक्षर। जो व्यंजन और स्वरों का जो संयुक्त रूप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अक्षर बोलेंगे। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है मेरे भाई, जरा देखिए। ध्वनिया का मतलब भी वो वर्णों की बात कर रहे हैं। देखिए ध्वनि जो है ये मौखिक है, वर्ण का मौखिक रूप है ध्वनि। देखिए जो हमारा वर्ण है इसका मौखिक रूप कौन सा है मेरे भाई, ध्वनि है। ये इसका मौखिक रूप होगा, ये इसका लिखित रूप होगा, ठीक है। भाषा का लिखित रूप होगा वर्ण, और भाषा का जो मौखिक रूप होगा वो होगा ध्वनि। क्वेश्चन में कहा ध्वनियां कितने प्रकार की होती है, तो मेरे भाई ध्वनियां 2 प्रकार की होती है, या वर्ण भी कह सकते हैं आप। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, यानी ध्वनि या वर्ण, वर्ण 2 प्रकार के, ध्वनि एक ही बात है तो कितनी होती है 2, एक तो स्वर और एक व्यंजन। कितने प्रकार के होती है 2। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा हमारा 2 प्रकार की। अगला नंबर सवाल है यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है मेरे भाई, देखिएगा। इसने कहा एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को। जरा देखिए मेरे भाई, एक से अधिक वर्णों का मेल अगर हम कराएंगे तो उसको क्या कहेंगे। जैसे एक हमारा वर्ण ले लीजिए छोटा आ, और इसका हम मेल कराते हैं किससे, अधिक का से, तो क्या हो जाएगा, पूरा का बन जाएगा। तो क्या बना हमारा, का क्या है, व्यंजन है। बिल्कुल सही बात है, का क्या है हमारा, व्यंजन है। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहेंगे मेरे भाई, व्यंजन कहेंगे। बिल्कुल हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा व्यंजन।
अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, यूपी टीईटी एग्जाम में पूछा गया था 2013 में। कह रहे हैं घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ है, दंत्य है, तालु है और मूर्धन्य। घा का मेरे भाई मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, देखिएगा जो हमारा क वर्ग होता है, जो हमारा क वर्ग होता है, का, खा, गा, घा, अंगा, ये हमारा कंठीय व्यंजन में जाता है। किस में जाता है? ये हमारा कंठीय व्यंजन में जाता है मेरे भाई। किस में जाता है? कंठीय व्यंजन में। क्वेश्चन में ये पूछा गया है जो घा है उसका वो कौन सा स्थान उच्चारण स्थान है। देखिए घा यहाँ पर मिला ना मेरे भाई, घा। तो ये जो का, खा, गा, घा, अंगा है, ये किस में जाते हैं? कंठीय व्यंजन में जाते हैं मेरे भाई। किस में जाते हैं? कंठीय व्यंजन में जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कंठीय व्यंजन हमारा जाएगा कौन सा? घा। यूपी टीईटी ने पूछा था मेरे भाई। अगला नंबर सवाल है, वीडियो में पूछा गया था 2023 में, हाल ही में पूछा हुआ सवाल है। कह रहा कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन से हैं? मेरे भाई कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन से? मैंने आपको बताया था जो भी क वर्ग में आएगा, जो भी क वर्ग में आएगा वो कंठ से उत्पन्न होने वाले होंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? का, खा, गा, घा और अंगा। ये किस में आएंगे? कंठ्य व्यंजन में आएंगे, कंठ में आएंगे, जिसका उच्चारण हमारे कंठ से होता है, जिनका उच्चारण करते समय हमारा कंठ का प्रयोग होता है। ठीक है, जरा देखिएगा, इसने कहा कौन सा कंठ से उत्पन्न होने वाला वर्ण है। अब जरा देखिए, ड और ढ, क्या इसमें ड और ढ मिला? बिल्कुल नहीं मिला, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। री और रे मिला उसमें? बिल्कुल नहीं मिला, ये भी नहीं होगा। क्या इसमें च और छ मिला? कहीं नहीं मिला, बिल्कुल नहीं होगा। क्या इसमें ग और घ मिला? हाँ, इसमें ग और घ हमारा मिला, गा येरा और घा येरा। तो दोनों के दोनों क वर्ग में मिले। ये हमारा कौन सा होता है? ये हमारा कंठ्य व्यंजन होता है। कौन सा होता है? कंठ्य व्यंजन होता है। तो गा और घा इसमें मिल गया हमारा। तो कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण ग और घ है मेरे भाई। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कंठ्य ध्वनियां कौन सी है? कंठ्य ध्वनियां मेरे भाई मैंने आपको अभी बताया था, कंठ्य ध्वनियां में हमारा क, का, खा, गा, घा और अंगा ये आता है मेरे भाई। किसमें? ये कंठ्य में आता है मेरे भाई। किस में आता है? कंठ्य में। तो कौन सा है? देखिए का, खा, पहला ही ऑप्शन मिल गया हमारा, का और खा। या रे होगा? बिल्कुल नहीं। ट अना होगा? नहीं। जा झा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। चा झा। तो का, खा मिल गया हमारा, ये रे दोनों के दोनों, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो कंठ्य में मिल गया। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। कह रहे चा, छा, जा, झा, अइया का उच्चारण होता है। देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, चा, छा, जा, झा का जो उच्चारण होता है हमारा वो तालव्य वर्ण से होता है। किससे होता है? तालव्य से, तालु से। किससे होता है? तालु से। यानी इसका उच्चारण करते समय हमारा जो है जीभ किसको स्पर्श करती है? हमारी जीभ तालु को स्पर्श करती है। ता, था, दा, धा, ओ, चा, छा, जा, झा, अइया। तो हमारा जो हो जाएगा तालव्य वर्ण हो जाएगा कौन सा? चा, छा, जा, झा। मैं आपको पहले भी क्वेश्चन में ये चीज समझा चुका हूं। जो वर्गीय व्यंजन है 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और प वर्ग। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं अच्छे से। तो कौन सा होता है? ये तालव्य व्यंजन होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। अगला नंबर में पूछा गया यूपीसी सेट का क्वेश्चन 2019 का, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? मेरे भाई अभी अभी तो सवाल पूछेगा, जो हमारा च वर्ग होता है, जो हमारा च वर्ग होता है वो कौन से व्यंजन में जाता है? ये तालु में जाता है। कौन से में जाता है? तालव्य व्यंजन, इसको हम बोलते हैं मेरे भाई तालु। तो देखिए इसमें से कौन सा है? क होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ढ होगा? नहीं होगा। मैं होगा? नहीं होगा। जा, छा मिला? बिल्कुल ये रहा। तो बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि छा जो है वो हमारा तालु से होता है। तालु, इसका उच्चारण तालु से होता है। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। मेरे भाई ये यूपी पुलिस का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट था वर्णमाला का। वर्णमाला अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। वर्णमाला के हमारे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं। मैं आपको सारे प्रीवियस पेपर वाले क्वेश्चन कराऊंगा। तो इसलिए मेरे भाई प्रत्येक बच्चा मेरी वीडियो को शेयर करे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और प्रैक्टिस सेट जरूर निकाले हमारे। ठीक है मेरे भाई, हम लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जो नया स्टूडेंट है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।